इमेजिन करिए आपने फरवरी 2021 में इंडिया की सबसे बड़ी, सबसे सेफ दीवार जैसी बैंक एचडीएफसी बैंक पर भरोसा किया। आपको लगा आपका पैसा देश के सबसे बड़े कंपाउंडर के पास सुरक्षित है। और आज पिछले 5.5 साल बाद जब आप अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं तो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न पता है कितना है? एग्जैक्टली 0%। कुछ नहीं, 0। इंटरनेट पर इस वक्त आग लगी हुई है। एक्स और रेडिट पर रिटेल इन्वेस्टर्स का गुस्सा टोटली फट चुका है। लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों में जो हुआ है उसने इस गुस्से को पैन इंडिया आउटरीच में बदल दिया है। एचडीएफसी बैंक के Q1 FY 2027 रिजल्ट्स आते ही हेडलाइन प्रॉफिट दिखता है 19,060 करोड़, जो कि 5% ज्यादा है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने अभी चैन की सांस ली ही थी कि मंडे मॉर्निंग को मार्केट खुलते ही स्टॉक एक सिंगल दिन में 5% से ज्यादा क्रैश कर जाता है। अब सवाल सीधा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो स्टॉक पाताल में क्यों गिर रहा है भाई? लेकिन इस धंधे के पीछे एक ऐसा डार्क कॉर्पोरेट सीक्रेट है जो आम जनता से छुपाया जा रहा है। कुछ ही महीने पहले एक लेट इवनिंग को स्टॉक एक्सचेंजेस पर एक नोटिफिकेशन आता है। बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती अब्रप्टली अपना रेजिग्नेशन फाइल कर देते हैं। उनकी रेजिग्नेशन लेटर की लाइंस ने पूरे इंडियन बैंकिंग सेक्टर के होश उड़ा दिए थे। HDFC Bank on Wednesday announced that its chairman Athanu Chakraborty has resigned. उन्होंने पब्लिकली कहा था, certain happenings and practices within the bank are not in congruence with my personal value and ethics. तो भाई और बहनों, जब देश के सबसे बड़े बैंक का चेयरमैन एथिक्स और प्रैक्टिसेस पर सवाल उठाकर चले जाए तो उसे फाइनेंस की दुनिया में लैक ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। FIIs और बड़े ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने तभी समझ लिया था कि इस गोल्ड स्टैंडर्ड बैंक के अंदर कुछ बहुत बड़ा टूट चुका है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ऊपर का ज्ञान नहीं बांटेंगे। आज हम ऑपरेशन टेबल पर इस पूरे बैंकिंग जायंट को डाइसेक्ट करेंगे। हम देखेंगे कि पिछले 5.5 साल में बाकी प्राइवेट बैंक्स ने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल ट्रिपल कैसे किया, जबकि एचडीएफसी वहीं का वहीं फंसा क्यों रहा है। हम बात करेंगे उस स्ट्रक्चरल पजल की जिसे लोग मर्जर कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस क्वार्टर के बाद मैनेजमेंट की कॉन कॉल में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने बंद कमरे में एनालिस्ट के कड़े सवालों पर क्या सफाई दी, उसका पूरा रॉ रोड मैप आज आपको मिलेगा। पर हाँ, अभी भी आप में से करीबन 75% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसी रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है। सिंपलेस्ट चीज आप कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉकबस्टर इन्वेस्टिगेशन को बिना किसी फिल्टर के। HDFC. It is India's second largest bank and right now it's in the middle of a storm. तो चलिए सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स के दुख के कारण को समझते हैं, वो भी मैथ्स और नंबर के साथ। जब एचडीएफसी बैंक पिछले 5.5 साल से 0 रिटर्न्स पर सोया हुआ था, तब बाकी प्राइवेट बैंक्स क्या कर रहे थे? क्या पूरा बैंकिंग सेक्टर ही ठप हो चुका था, बीमार पड़ चुका था? स्क्रीन पर इस परफॉर्मेंस गैप को ध्यान से देखिएगा। फरवरी 2021 में आईसीआईसीआई बैंक का शेयर लगभग 600 रुपए था, आज करीबन 1450 रुपए। यानी आपका पैसा 140% से ज्यादा ग्रो हो चुका होता, डबल से भी बहुत ज्यादा। उसी फरवरी 2021 में एक्सिस बैंक लगभग 710 रुपए पर चल रहा था और आज एक्सिस बैंक का प्राइस करीबन 1250 रुपए, यानी करीबन 75% का एब्सोल्यूट गेन्स। यहां तक कि फेडरल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी इन्वेस्टर्स को 100% से ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इसी ड्यूरेशन में, जब एचडीएफसी ने टोटली 0% रिटर्न बनाया है। तो धंधा तो चल रहा था, देश में क्रेडिट ग्रोथ भी हो रही थी, पर एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर्स का पैसा एक जगह फ्रीज हो गया था। रेडिट पर एक यूजर ने बिल्कुल सही ब्रेकडाउन किया। वी डिडंट बाय अ बैंक, वी बॉट एन इंडेक्स फंड विद सिंगल स्टॉक रिस्क। स्मार्ट मनी ने क्लियर देख लिया था कि एचडीएफसी बैंक अब ग्रोथ लीडर नहीं रहा है। मार्केट ने उनकी इनएफिशिएंट लीडरशिप और स्ट्रक्चरल कैपिटल इरोजन को धीरे धीरे प्राइसिंग करना शुरू कर दिया और पैसा शिफ्ट हो गया आईसीआईसीआई, एक्सिस और बाकी सारे प्राइवेट बैंक्स की तरफ। देखिए, जब हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो सिंपल रूल याद रखिए कि प्रॉफिट देख के ये मत सोचिए कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हेडलाइन प्रॉफिट में 19,060 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिख रहा है तो पहला सवाल ये पूछना चाहिए कि ये पैसा आया कहां से? क्या बैंक्स ने लोन बांटकर, इंटरेस्ट कमाकर रियल प्रॉफिट अर्न किया है, या ये कोई सिर्फ एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट का कमाल है? तो आइए इस क्वार्टर के डेटा को समझते हैं। एचडीएफसी बैंक ने रिपोर्ट किया कि उनका स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 5% बढ़ चुका है। बट जब आप इनकम स्टेटमेंट के थोड़ा और अंदर जाते हैं तो आपको एक चौंकाने वाला सच दिखाई देता है। इस क्वार्टर में एचडीएफसी बैंक के प्रोविजंस और कंटिजेंसी 78.8% से ड्रॉप होकर
सिर्फ 3060 करोड़ रुपए रह चुके हैं, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 14,442 करोड़ थे। अब जो लोग फाइनेंस को आसानी से समझना चाहते हैं उन्हें बता दूं कि प्रोविजंस वो पैसा होता है जो बैंक अपने प्रॉफिट से निकाल कर एक अलग डब्बे में रख देता है, इस डर से कि अगर कल को कोई लोन डूब गया तो इस पैसे से उसकी भरपाई की जा सकेगी। जब बैंक इस डर के डब्बे से पैसा निकालना कम कर देता है तो बचा हुआ पैसा ऑटोमेटिक प्रॉफिट साइड में ऐड हो जाता है। यानी बैंक ने इस क्वार्टर में प्रोविजंस को लगभग 79% कम कर दिया और इसी वजह से नेट प्रॉफिट जो है वो 5% ऊपर दिख रहा है। अगर हम इस सेफ्टी मार्जिन को नॉर्मल लेवल पे रखें तो एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट इस क्वार्टर में फ्लैट या फिर एक्चुअली नेगेटिव भी हो सकता था। असली धंधा देखना है तो हमें देखना होगा नेट इंटरेस्ट इनकम, वो कमाई जो बैंक डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देने के बाद और बोरोअर से इंटरेस्ट लेने के बाद बचती है। एचडीएफसी का नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 6.7% से ग्रो हुआ है, जो कि अब है 33,530 करोड़। वहीं हम बाकी प्राइवेट बैंक्स को देखें तो आईसीआईसीआई बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ 12.7% था और उनका स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 15.9% अप गया था। कोटक महिंद्रा बैंक का भी नेट इनकम जो है वो लगभग 11% रहा। तो अब आप ही बताइए कि स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या इस अकाउंटिंग शॉर्टकट को नहीं समझेंगे? उन्हें साफ दिख रहा है कि कोर इंजन अब धीमा पड़ रहा है, स्लगिश हो रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन खराब नंबर्स के पीछे उस सबसे बड़े हाथी के बारे में बात करनी होगी जो बैलेंस शीट के कमरे में बैठा हुआ है, जो कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर। जुलाई 2023 में भले ही इस मर्जर को मर्जर ऑफ द सेंचुरी बोला गया हो, पर इसने बैंक के अंदर एक ट्रोजन हॉर्स का काम किया है। अगर आसान भाषा में समझें तो एचडीएफसी बैंक एक प्योर बैंक था जिसके पास बहुत सस्ता रिटेल डिपॉजिट जिसे हम कासा कहते हैं, और एचडीएफसी लिमिटेड एक एनबीएफसी थी जो कि हाउसिंग लोन बांटती थी। एनबीएफसी के पास डायरेक्ट सेविंग अकाउंट का एक्सेस नहीं होता है, तो वो मार्केट से बॉन्ड्स के जरिए महंगा पैसा उठा लेती है, यानी उनकी बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। तो पहले एचडीएफसी बैंक की बोरोइंग कॉस्ट कम होती थी, पर मर्जर के बाद इनकी टोटल बोरोइंग कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो जब इन दोनों का मर्जर हुआ तो एक ही रात में एचडीएफसी बैंक की लोन बुक लगभग 60 लाख करोड़ की बन गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा बैलेंस शीट जम था ये। लेकिन इशू क्या हुआ? लोन तो बैंक के पास आ गए, लेकिन उन लोन को बैक करने के लिए जो सस्ता डिपॉजिट होना चाहिए था वो ओवरनाइट थोड़ी ना पैदा हो जाता है। बैंकिंग रेगुलेशंस के मुताबिक हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एचडीएफसी बैंक के पास अचानक लाखों करोड़ का लोन एसेट लोड हो गया, पर डिपॉजिट्स का शॉर्टफॉल आ गया। इस गैप को भरने के लिए बैंक को मार्केट से अचानक डिपॉजिट्स भिखारियों की तरह खींचना पड़ा, और जब आप डेस्परेट होते हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। इस बदले हुए मैथमेटिक्स ने बैंक के पूरे मार्जिन और स्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी का गला ही घोट दिया था। एक्स पर एक सीनियर फंड मैनेजर ने बिल्कुल सही लिखा था। उन्होंने लिखा कि एचडीएफसी बैंक ने एक हाथी को स्वॉलो कर लिया और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अब फेल कर रहा है। यह मर्जर ना कोई इमीडिएट जैकपॉट नहीं था, यह एक बहुत बड़ा कंप्लायंस और ऑपरेशनल पेन बन गया जो 2026 तक आते आते भी चल रहा है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन 3 बड़े कारणों की जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, और ये 3 पॉइंट से आपको टोटल प्रॉब्लम समझ भी आ जाएगी। देखिए, बैंक के लिए पहला बड़ा शॉक है कि बैंक का कोर ऑक्सीजन का टूटना, यानी उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेशन। मर्जर से पहले बैंक का हिस्टोरिकल नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमेशा 4.2% के ऊपर मेंटेन रहता था, और इस क्वार्टर में ये गिरकर रिकॉर्ड लो पे आ गया है 3.26% पे, जबकि आईसीआईसीआई बैंक का यही मार्जिन 4.35% है। ये मार्जिन क्यों ब्लीड हो रहा है? क्योंकि बैंक पर एक कर्ज चल रहा है, और वो है लेगेसी बोरोइंग का कर्ज। एचडीएफसी लिमिटेड ने मार्केट से जो महंगे बॉन्ड्स उठाए थे वो सारा कर्जा अब एचडीएफसी बैंक की बैलेंस शीट पर आ चुका है। बैंक इन बॉन्ड्स पर आज भी ऊंचा इंटरेस्ट दे रहा है, और इसी के साथ उनका लोन मिक्स पूरी तरह खराब हो चुका है। हाई यील्डिंग रिटेल लोन्स की ग्रोथ सिर्फ 7.2% पर थक गई है, जबकि लो मार्जिन कॉर्पोरेट लोन्स 18.6% से ग्रो हो रहे हैं। बैंक लो मार्जिन सेक्टर में फंसा हुआ है और उनका कॉस्ट इंजन और महंगा हुआ जा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि बैंक का रेवेन्यू कम हो रहा है और कॉस्ट बढ़ रही है, जिस वजह से बैंक का प्रॉफिट मार्जिन घट रहा है। अब दूसरा कारण है सस्ते पैसे की किल्लत। बैंक के लिए सस्ता पेट्रोल होता है कासा, जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। प्री मर्जर में एचडीएफसी का कासा रेशियो 40% हुआ करता था, जो अब फिसलकर 32.3% पे आ चुका है। सस्ता पैसा मिल नहीं रहा,
तो बैंक को मजबूरन डिपॉजिट से हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेना पड़ रहा है। एक्स पर एक एनालिस्ट ने लिखा कि एचडीएफसी इज पेइंग थ्रू इट्स नोज जस्ट टू कीप इट्स डिपॉजिट अलाइव। और इसी डिपॉजिट वॉर के बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लेंडिंग पर रिस्क वेट्स को कड़ा करके एक रेगुलेटरी केज भी खड़ा कर दिया है। बैंक रिटेल नेटवर्क्स में अग्रेसिव हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि टाइटनिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। उनका इंटरनल टेक स्टैक कन्वर्जन रेट अभी भी सिंगल डिजिट पर फंसा हुआ है, जिससे कि क्रॉस सेलिंग ठप पड़ चुका है। अब आता है तीसरा चैप्टर, जो है फिजिकल फुटप्रिंट का डेड वेट। एचडीएफसी ने पागलों की तरह ब्रांच एक्सपेंशन किया। आज उनके पास करीबन 9,700 ब्रांचेस है, लेकिन उनमें से 42% ब्रांचेस ऐसे हैं जिनकी उम्र 5 साल से कम है। एक नई ब्रांच का फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट पहले ही दिन से शुरू हो जाता है, पर उसे ऑप्टिमली सस्ता डिपॉजिट अट्रैक्ट करने में 3 से 5 साल तक लग जाते हैं। केपेक्स तो हो गया, पर प्रोडक्टिविटी अभी भी जीरो है। और इस ग्राउंड लेवल वॉर के ऊपर बैठा है एक बड़ा लीडरशिप वैक्यूम। मार्च में अतानु चक्रवर्ती के सडन रेजिग्नेशन और उनके एथिक्स पर सवाल उठाना सबसे बड़ा रेड फ्लैग बन चुका है। रेडिट पर लोग पूछ रहे हैं कि इफ एवरीथिंग इज क्लीन, व्हाई डिड द एथिक्स कमिटी टेक सो लॉन्ग टू क्लियर द इंटरनल रिव्यूज। उसके ऊपर करंट एमडी एंड सीईओ शशिधर जगदीशन का टर्म अक्टूबर में खत्म हो रहा है। बोर्ड उन्हें रीअपॉइंट तो करना चाहता है, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनल अप्रूवल अभी भी पेंडिंग है। मार्केट्स तब तक रिलीफ रैली नहीं दिखाएंगी जब तक कंफर्म्ड अप्रूवल स्क्रीन पर नहीं आ जाता। अब ना ये सब समझने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ऐसा क्राइसिस बैंकिंग हिस्ट्री में पहली बार आया है? और ऐसी सिचुएशन में फंसने के बाद बड़े बैंक्स का फेट एक्चुअली होता क्या है? चलिए 2 बड़े हिस्टोरिकल केस स्टडी से इसका ब्लूप्रिंट समझते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा बैंकिंग मर्जर याद करिए, 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एसोसिएट बैंक्स को अब्सॉर्ब कर लिया था। उस मर्जर के बाद एग्जैक्ट वही हुआ जो आज एचडीएफसी के साथ हो रहा है। मैसिव ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज, डुप्लीकेट ब्रांचेस, कॉस्ट ऑफ फंड्स का ऊंचा हो जाना और मार्जिन का कंप्रेशन। एसबीआई का स्टॉक पिछले 3 साल 2017 से लेकर 2020 तक कंप्लीटली डेड वैल्यूएशन जोन में फंसा हुआ था। इन्वेस्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन फेट क्या हुआ? जैसे ही 3 साल का इंटीग्रेशन साइकिल पूरा हुआ, सिस्टम स्ट्रीमलाइन हुए, एसबीआई ने एक ऐसा ब्लॉकबस्टर टर्न अराउंड दिखाया कि स्टॉक पिछले 4 साल में मल्टी बैगर बन चुका है। चलिए अब दूसरी केस स्टडी देखते हैं। 1998 में सिटी कॉर्प और ट्रैवलर्स ग्रुप का मर्जर हुआ और जन्म हुआ एक फाइनेंशियल मॉन्स्टर का, जिसका नाम है सिटी ग्रुप। उनका टारगेट था फाइनेंशियल सुपरमार्केट बनना, लेकिन उनका कॉर्पोरेट कल्चर इतने बड़े साइज को हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। लीडरशिप का ओवरहैंग चल रहा था, इंटरनल रिस्क कंट्रोल्स फेल हो चुके थे और बैड लोन्स छिपाए गए प्रोविजंस के पीछे। फाइनली सिटी ग्रुप का फेट क्या हुआ पता है? उनका साइज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में उन्हें सरकारी बेल आउट लेना पड़ा और सिटी ग्रुप का शेयर प्राइस आज 25 साल बाद भी अपने प्री मर्जर हाई को टच नहीं कर पाया है। सिटी ग्रुप बैंकिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा परमानेंट वैल्यू ट्रैप बन चुका है। तो समझना जरूरी यह है कि एचडीएफसी बैंक किस रास्ते पर चल रहा है। क्या ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह एक ब्लॉकबस्टर टर्न अराउंड बनने वाला है, या सिटी ग्रुप की तरह एक एंडलेस कंप्लायंस और साइज ट्रैप में फिसलने वाला है? इसका सीधा और सच्चा जवाब छिपा है हमारे आखिरी सेगमेंट में। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या दबी जबान में स्वीकार किया है, आइए वो समझते हैं। देखिए, बड़े ग्लोबल एनालिस्ट जैसे कि जेपी मॉर्गन, बर्नस्टीन, मैक्वायरे ने इस क्वार्टर के बाद हुई इंस्टीट्यूशन कॉन कॉल में मैनेजमेंट को घेर लिया। उन्होंने एक एक बारीकी पर कड़े सवाल पूछे। चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैनेजमेंट ने बंद कमरे में एनालिस्ट को क्या सफाई दी और उनके रियल डिफेंसिव रोड मैप क्या है। सबसे पहले जो है लीडरशिप कंटिन्यूटी और रेगुलेटरी अप्रूवल पर एनालिस्ट ने एमडी एंड सीईओ की रीअपॉइंटमेंट और फॉर्मर चेयरमैन के गवर्नेंस रिमार्क्स पर क्वेश्चन पूछा। एचडीएफसी बैंक के डेप्यूटी एमडी कैजाद भरूचा ने बताया कि द बोर्ड हैज ऑलरेडी सीज्ड द मैटर आफ्टर एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट रिव्यूज क्लियर द बैंक ऑफ एनी मेरिट इन दोज एथिकल कंसर्न्स। द रिकमेंडेशन फॉर द एमडी's थर्ड टर्म हैज बीन सेंट एंड वी आर वर्किंग क्लोजली विद द रेगुलेटर फॉर द फाइनल नॉट। जो मैंने बताया, यानी मैनेजमेंट फुल कंट्रोल का कॉन्फिडेंस तो दे रहा है, पर आरबीआई का अप्रूवल अभी तक आना बाकी है, तो अनसर्टेनिटी तो टेबल पे। सेकंड क्वेश्चन था मार्जिन पे, जिसे हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। जब एनालिस्ट ने रिकॉर्ड लो 3.26% एनआईएम पर घेरा, तो मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा कमिटमेंट दिया है। उन्होंने बता दिया कि उनकी टोटल लायबिलिटीज में जो एचडीएफसी लिमिटेड के पुराने और महंगे लेगेसी बॉन्ड्स हैं, उनका 56% कर्जा आने वाले 3 साल में मैच्योर होकर सिस्टम से रिटायर होने वाला है। जैसे जैसे ये महंगा डेट खत्म होगा, कॉस्ट ऑफ फंड ऑटोमेटिकली 1% से नीचे गिर जाएंगे और उनका मार्जिन ऑटोमेटिकली उस 1% से एक्सपैंड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट था डेलिबरेट स्लो डाउन इन रिटेल क्रेडिट रिस्क। एनालिस्ट ने पूछा कि आपका रिटेल लोन ग्रोथ सिर्फ 7.2% क्यों है भाई, जबकि कंपेटिटर्स तो बहुत अग्रेसिव हैं।
सीईओ ने साफ कहा कि इस टाइट लिक्विडिटी साइकिल में हम किसी भी तरह का बैड लोन एसेट रिस्क बैलेंस शीट पर नहीं लेंगे। हम इंटेंशनल अंडरराइटिंग डिसिप्लिन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ग्रोथ वॉल्यूम को नहीं दे रहे हैं। हम सस्ता डिपॉजिट पहले बिल्ड करेंगे और लोन बुक बाद में बिल्ड करेंगे। उनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट महज 1.17% है, जो इस कंजर्वेटिव अप्रोच का सबूत है। तो दोस्तों, अब हम इस लंबी स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन के एंड पर आ चुके हैं और समय है हमारी ओपनिंग लूप को क्लोज करने का। हमने शुरुआत की थी रेडिट और एक्स के गुस्से से, चेयरमैन के रेजिग्नेशन से और पिछले 5.5 साल के 0% रिटर्न से। लेकिन जब हमने पूरे बैंकिंग सिस्टम के पीयर एनालिटिक्स देखे, हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स को समझा और मैनेजमेंट की इंटरनल स्ट्रेटजी को जाना, तो अब पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। एचडीएफसी बैंक कोई बीमार या डूबने वाला बैंक नहीं है। यह देश का सबसे बड़ा सिस्टमैटिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो इस वक्त एसबीआई के जैसे 2017 से 20 वाले पोस्ट मर्जर डाइजेस्टिव फेज से गुजर रहा है। उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 19.6% है, जो कि बहुत अच्छा है। और ये कोई सिटी ग्रुप जैसा कोलैप्स नहीं है, ये एक टेम्पररी साइज मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन साइकिल है, जो कि कुछ समय में क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर आज आपके पास एचडीएफसी बैंक का शेयर है और आप आज 20 से 30% लॉस पे बैठे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये बता दूं कि भाई मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं हूं, आपका डिसीजन होने वाला है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इनकी लोन बुक ठीक होगी, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली इनके मार्जिन एक्सपैंड होगा और धीरे धीरे इनका बिजनेस ट्रैक पे आ जाएगा। पर इस चीज को एटलीस्ट 3 से 5 साल लग सकते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में आपको वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ सकती है और हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मैं स्टॉक से बाहर निकल जाऊं। फाइनली चॉइस तो आपकी होगी, पर टाइम जरूर लगेगा जब तक ये अपना वापस ओरिजिनल फॉर्म को गेन करेंगे। तो गाइस, आपको ये एचडीएफसी का डीप डाइव कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया और या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गया है, उसको भी नीचे जरूर लिखना। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो जरूर लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी पता चल जाए कि एचडीएफसी में चल क्या रहा है और किस वजह से एचडीएफसी का शेयर प्राइस इतनी बुरी तरह नीचे चल रहा है। और हाँ, और किस कंपनी के बारे में देखना चाहते हो इस तरह की केस स्टडी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।